मन को बाहर रख, मैं देखने लगा इसकी हरकतें। साफ साफ दिख रहा था इसमें भरी पड़ी है हसरतें। मैंने देखा कि ये छोटी छोटी चीज़ों को पाने को भटक रहा है, बहुत सारी अधूरी कामनाओं के शमशान में लटक रहा है। हर क्षण इसमें एक नई इच्छा, एक नया विचार आ जाता है। बस अंतर्द्वंद्वों में उलझा रहता ये कभी न इसे करार आता है। इसे देखकर तो ये लगता है कि ये जी रहा है हर पल मर मर के, सुख दुख खुशी गम पड़ा है इसके गोदाम में बोरियां भर भर के। रास्ते इसकी तरफ तो जाते हैं, वो हर दरवाज़ा खोल रखा है, कोई भी कैसे भी चला आए नहीं कोई मोल रखा है। ये देख लगा कि काम क्रोध लोभ मोह की संगत से इसे छुड़ाया जाए, योग सत्संग अध्यात्म से क्यों ना इसका इलाज करवाया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं राजेश शर्मा एक बार फिर हाजिर हूं। तो अतुल कुमार की इस कविता के साथ आज कार्यक्रम का आगाज हुआ। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी जीवन ऋषि। जीवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो इससे पहले कि हम कार्यक्रम में आगे बढ़े, दर्शकों से वही अनुरोध किए, आपका अपना कार्यक्रम है, इसे शेयर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें, प्रसारित करें और हमें कमेंट करें और अपने आप विषय भी हमें भेज सकते हैं जिन पे हम यहाँ स्टूडियो में चर्चा कर सकें। जीवन जी, 3 विषयों को लेके आज हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। पहला विषय वही है कि जिसका इंतजार था अरसे से और मुराद पूरी हो गई है। दूसरा विषय हम कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर लेके आए हैं और तीसरा एक अलर्ट करने वाली खबर लेकर भी आए। तो जीवन जी, चलते हैं पहले सेगमेंट की ओर। हिमाचल में खुल गए स्कूल। हिमाचल में आखिर लोगों की मुराद ऐसा लग रहा है पूरी हो गई है इस बार, और ये स्कूल खुलने के आदेश सरकार ने दे दिए हैं। क्या है ताज़ा मामला? जी, लंबे समय से लोग इसकी मांग कर रहे थे, सोशल मीडिया में भी इसकी डिमांड्स उठ रही थी और हमारे कई कार्यक्रमों में भी लोग कमेंट कर रहे थे कि स्कूल जल्दी खोले जाने चाहिए। तो प्रदेश सरकार ने आज ये फैसला ले लिया है। सचिवालय में जयराम सरकार की कैबिनेट की मीटिंग हुई है जिसमें 27 सितंबर से स्कूलों को दोबारा खोलने का फैसला लिया गया है। इसमें दो शिफ्टों में स्कूल खोले जाएंगे कक्षाओं के नजरिए से अगर देखा जाए। जी बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जीवन जी, एक फार्मूला एक तैयार किया है सरकार ने, ये क्या फार्मूला और क्या लगता है आपको प्रभावी होगा? जी, ये फार्मूला बहुत प्रभावी रहने वाला है। इसमें पहले 3 दिन 10वीं और जमा 2 के विद्यार्थी बुलाए जाएंगे, अगले 3 दिन 9वीं और जमा 1 के सोमवार मंगलवार और बुधवार को जी 10वीं के छात्र बुलाए जा रहे हैं और प्लस 2 के दोनों बुलाए, प्लस 2 और 10वीं दोनों के बुलाए जा रहे हैं। और अगले 3 दिन जो है वो 9वीं और जमा 1 के छात्र बुलाए जाएंगे। जी, तो इस से क्योंकि ये कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना है, इसके अलावा बचाव भी करना है हर तरह से, तो सरकार ने इस नज़रिए से ये निर्णय लिया है। हालांकि जो 6ठी से लेकर 10वीं तक जो दूसरी कक्षाएं हैं, 8वीं कक्षा तक की जो बातें की जा रही थी, वो अभी उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। मतलब साफ है कि 9वीं से जमा 2 के छात्रों के लिए ही स्कूल खुले हैं। बाकी पर उम्मीद तो लगाई जा रही थी कि शायद सरकार 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खोलने की दिशा में भी जाती, क्योंकि 6ठी से ऐसा कहा जा रहा था कि प्लस 2 तक के स्कूल हिमाचल खोल रहा है, बाकी प्रदेशों ने भी तो खोल दिए हैं। इसमें कहाँ और क्या लगता है कहाँ दिक्कत रह गई है? इसमें क्या सोचा सरकार? इसमें सरकार का एक बहुत अच्छा तर्क है कि अभी छोटे बच्चों के एग्जाम चले हुए जो 8 अक्टूबर तक चलेंगे जी, तो उसके बाद सरकार फिर से रिव्यू करेगी और उस पे भी खोलने पे जाएंगे। अभी प्रदेश में देखा जाए तो 1591 एक्टिव केस हैं कोरोना के जी, और डेथ रेट भी अभी 1.7 तक के करीब है। तो सरकार कोई चौंकाने वाला है जी, सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तो 8 अक्टूबर तक का हमें वेट करना होगा, उसके बाद सरकार रिव्यू करेगी और उम्मीद की जानी चाहिए कि वो उनको भी बच्चों की कक्षाएं लगेंगी। जी जीवन जी, ऐसा लग रहा है कि अब जो कोरोना के कारण एक शिक्षा का जो एक व्यवस्था थी वो एक तरह से डीरेल हो गई थी जी। अब ऐसा लग रहा है क्योंकि कुछ शायद पटरी पे वो चीज़ें लौटती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने कोशिश भी की थी पहले स्कूल खोलने की, वो कामयाब उस दिशा में नहीं हुए क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ गए। अब आज एक और बड़ी खुशखबरी आई है, वो क्या खुशखबरी है जरा बताएंगे? जी, बड़ी खुशखबरी है। यूनिवर्सिटीज़ फिर से गुलजार हो गई हैं। आज से 1 साल के बाद ठीक 1 साल के बाद
यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं। मतलब यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस एक साल बाद लग रही हैं और पूरे इस बार तैयारी के साथ यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं। इसमें सबसे पहले प्रैक्टिकल और टेक्निकल चीज़ों से जुड़े जो पाठ्यक्रम है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाएंगे, ताकि फ्यूचर में कभी अगर कोरोना की एक और वेव आती है या भगवान ना करे कोई ऐसे हालात आते हैं तो उनकी जो पढ़ाई पर बुरा असर ना हो, क्योंकि थ्योरी जो है वो ऑनलाइन भी अच्छे से यूनिवर्सिटीज़ में चल सकती है जी। इसके अलावा एक और स्टूडेंट्स कॉलेज छात्रों के लिए बड़ी राहत की बात है कि उनको 30 सितंबर तक दाखिले की तिथि जो है वो बढ़ा दी गई है जी। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, भगवान ना करे, और भगवान ना करे कि ऐसा हम तो चाहेंगे कि ना हो, पर इन केस अगर हो जाता है, जैसे कोई स्कूल अब खुल गए हैं, जिस तरह से 27 सितंबर से गुलजार हो जाएंगे स्कूल, भगवान ना करे ऐसा हो कि कोई शिक्षक कोरोना पॉजिटिव आ जाए, कोई छात्र अगर कोरोना पॉजिटिव आ जाता है, तो उसके लिए सरकार ने या शिक्षा विभाग ने क्या इंतजाम और किस तरह का प्रोटोकॉल की व्यवस्था की है जीवन जी? सरकार ने सैनिटाइजेशन से लेकर साफ सफाई, एंट्री तक और ये शिफ्टों की बात की है, उस पर पूरी तैयारी की है। और इसमें एक बाकायदा नियमावली तैयार की है, जिसमें अगर कोई स्कूल अगर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है या स्कूल खोले जाने के बाद कोई भी छात्र कोविड नियमों की अनदेखी के चलते पॉजिटिव हो जाता है तो स्कूल प्रबंधन इसके लिए जिम्मेदार होगा और इसके लिए माइक्रो प्लान भी तैयार किया है। प्रदेश सरकार की SOP का हर स्कूल को पालन करना पड़ेगा और उसमें प्रिंसिपल को बाकायदा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यदि शिक्षक पॉजिटिव आएगा तो अगले 7 दिन के लिए स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। तो माइक्रो प्लान जो है वो देखना होगा, क्योंकि पहले जब स्कूल खोले थे तो एक ही सप्ताह के बाद 52 बच्चे जो पॉजिटिव हुए थे, तो फिर सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा था। बिल्कुल फैसला वापस लेना पड़ा था और सरकार बिल्कुल सख्त है कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर और होना भी चाहिए। पर इस बीच जीवन जी, अध्यापकों की जिम्मेदारी तो बहुत बढ़ गई। उनको पढ़ाने के साथ साथ वो तमाम तरह की चीज़ें, जैसे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से स्कूल में मेंटेन रहे, सैनिटाइजेशन भी प्रॉपर रहे, बच्चे ने मास्क पहना नहीं पहना, ये तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो जिससे लग रहा है कि अध्यापकों पे अब कुछ ज़्यादा जिम्मेदारी होने वाली है। जी, अध्यापकों के लिए एक दोहरी चुनौती की तरह है। इसमें पढ़ाना भी है और उन्हें बच्चों को अनुशासन में भी रखना है, उन्हें भी बचाना है, खुद भी बचना है। लेकिन अगर ये व्यवस्था चलती है अच्छे तरीके से तो इसके भविष्य में बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने टीचर्स को फॉलो करते हैं। अगर वो एक अनुशासन में बन जाते हैं तो वो पूरे समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, अभी 12 साल से अगर मैं कहूं कि ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए तो बड़ी राहत की बड़ी एक खबर आ रही है कि उनके लिए एक दवाई जो है वो बन रही है। तो ऐसा क्या लग रहा है कि हम कोरोना पर जंग जीतने के करीब पहुंच पा रहे हैं? जी, जहां तक हिमाचल की बात है, हमेशा हिमाचल ने बहुत अच्छा किया है। पहले भी वैक्सीनेशन की बात की जाए तो उसमें भी हिमाचल टॉप पे रहा है। और अब अगर प्रधानमंत्री ने या राष्ट्रपति महोदय ने यहाँ शाबाशी दी है पूरे प्रदेश और अगर बच्चों की दवाई जैसे ही आती है तो प्रदेश में और सुखद हालात होंगे। और अभी आने नवरात्र हैं, फिर फेस्टिवल सीजन जैसे ही शुरू होगा तो प्रदेश जो है वो एक नए उससे आगे बढ़ेगा, नए जोश के साथ आगे बढ़ेगा और हमारी इकोनॉमी जो है जिसको पहले झटका लगा है उसको नई पटरी पे लौट आएगी। बिल्कुल फेस्टिवल सीजन का आपने जिक्र किया। देखिए, सोमवार से तो ऐसा लग रहा है कि बाजार हमारे गुलजार होने वाले हैं। वहाँ भी बच्चे नजर आएंगे, सड़कों पे पीली बसें धड़ाधड़ दौड़ती हुई नजर आएंगी, स्कूल बसें चलती हुई नजर आएंगी। तो फेस्टिवल सीजन की महक आने लगी अभी से इस सरकार के इस फैसले से। जी बिल्कुल, जैसे ही येलो बसेज चलती हैं तो एक अलग तरह का माहौल बन जाता है और मार्केट भी एक अलग जोश में दिखती है। इकोनॉमी अपने आप ही, प्राइवेट स्कूलों की ही बात की जाए तो उसमें बड़े सारे बहुत बड़ी आर्थिकी इससे जुड़ी हुई है हमारी, और इससे बाजार जो है उस पर भी असर देखने को मिलता है। तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो हमारी आर्थिकी है वो इस फैसले से भी जुड़ी हुई है और उसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। बिल्कुल, आर्थिकी से ज़्यादा तो मुझे लग रहा है बच्चों का वो पहलू है जो हम सब
हमको जिसकी हम पहाड़ी अपने इस कार्यक्रम में भी चर्चा कर चुके थे कि बच्चों में के व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा था वो शायद अब स्कूल खुलने से कहीं ना कहीं वो बदलेगा। क्या लगता है? जी बिल्कुल, उनका व्यवहार भी बदलेगा। लंबे समय से वो घर में है और एक तरह से जब बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो उसका पूरा ही जो सिस्टम है वो चेंज हो जाता है जी। तो अभी अगर छोटे बच्चों में शायद ये दिक्कत ज़्यादा है, वो स्कूल को एक तरह से कई बच्चे तो जाना नहीं चाहते जो बिल्कुल छोटे हैं, बिल्कुल, लेकिन बड़े बच्चे जो वो अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं, अपने टीचर्स को मिस कर रहे हैं, तो उनमें एक तरह का बड़ा एक्साइटमेंट भी है कि स्कूल खुल रहे हैं। तो बिल्कुल दूसरा ऑनलाइन पढ़ाई से जब पिन छूट जाएगा अब, क्योंकि 9वीं से +2 की ऑफलाइन कक्षाएं जब शुरू होंगी तो बच्चों की आंखें भी तो बचेंगी जीवन जी, जिनमें ड्राइनेस आ गई है या बच्चों ऐसा लग रहा है कि उनके विजन या नज़र में फर्क पड़ रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आ रही है सरकार के इस फैसले से। जी बिल्कुल, बच्चों को बड़ी राहत मिलेगी। और अभी जो ऑनलाइन कक्षाएं हैं जिसमें उन्हें मोबाइल से चिपके रहना पड़ता है, सारे ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे मोबाइल पे कोई गेम खेल रहे हैं, बड़े सारे बच्चे सिर्फ पढ़ाई के लिए ही से मोबाइल पर जाते हैं, तो उन्हें एक बड़ी राहत मिलेगी। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उन्हें बहुत बड़ी एक बढ़िया फैसला है सरकार के। बिल्कुल बढ़िया फैसला है सरकार का। तो 27 सितंबर से हिमाचल में 9वीं से जमा 2 तक के छात्रों की स्कूलों में कक्षाएं शुरू हो जाएंगी लगना। तो इस तरह सरकार ने स्कूल अब इन कक्षाओं के लिए खोल दिए हैं। ये बड़ी खबर हम लेकर आए थे और इसमें तमाम पहलुओं पे जब चर्चा की है तो अब यही है कि हमें कोरोना गया नहीं है, तो कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा। अब कर्मचारियों की ओर रुख करते हैं जीवन जी। कर्मचारियों के लिए भी राहत की बड़ी खबर आई है इस मंत्रिमंडल की मीटिंग से। क्या है कि क्या राहत की बड़ी खबर है? आज जेबीटी और सीएंडबी शिक्षक भी ऐसा लग रहा है श्राद्धों में तो दिवाली मना रहे हैं। जी, कैबिनेट ने बहुत ही एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है जिसमें जेबीटी और सीएंडबी जो टीचर हैं वो अपने गृह जिलों में तबादले के लिए अब उन्हें सिर्फ 5 साल का इंतजार करना होगा। पहले उन्हें 13 साल का इंतजार करना पड़ेगा और इन 5 साल की जो अवधि है इसमें कॉन्ट्रैक्ट जो पीरियड है, अनुबंध कार्यकाल जो है उसे भी गिना जाएगा। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी राहत है और उससे हजारों शिक्षकों को उसका फ़ायदा मिलने वाला है। और इसमें कई तरह एसोसिएशन जो हैं, कई टीचर्स हैं जो जिनके अभी हमें कमेंट भी मिलना शुरू हो गए हैं, तो उसका वेलकम कर रहे हैं सरकार के इस फैसले का। जी बिल्कुल, हम बता दें कि ये वो शिक्षक हैं जो जिनकी अंतर जिला ये ट्रांसफ़र या स्थानांतरण की व्यवस्था सरकार ने की है। जैसे कोई शिक्षक कांगड़ा का शिक्षक जैसे मंडी जिला में जेबीटी या सीएंडबी लग गया तो उसको ट्रांसफ़र के लिए पहले तो 13 साल बाद उसका केस एलिजिबल होता था। अब हिमाचल सरकार ने आज के फैसले में नई व्यवस्था की है कि उस कर्मचारी को 13 के बजाय 5 साल बाद वो अपनी ट्रांसफ़र करवा सकता है। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि अरसे से ये मांग उठ रही थी जिसको पूरा करने के लिए कहा जा रहा था। लेकिन आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई है उसमें इस फैसले पर मोहर लग गई जीवन जी। तो जेसीसी से पहले ही ऐसा लग रहा है कि मुंह मांगी मुराद मिल गई है सीएंडबी और जेबीटी को, क्योंकि उनको तो इस तरह से उनकी तो सारी मांगे ही मान ली है सरकार ने और उनको अब तो जेसीसी का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। जी, ये हम पिछले प्रोग्राम में भी हम चर्चा कर रहे थे कि कई सारी ऐसी डिमांड्स हैं कर्मचारियों की जिनके लिए जेसीसी की ज़रूरत नहीं है जी। तो ये भी ऐसे फैसले थे जिन्हें प्रदेश सरकार की कैबिनेट ले सकती थी और सरकार ने ऐसा किया भी है जिससे इन कर्मचारियों को राहत मिली और सरकार से भी जो प्रेशर है थोड़ा सा रिलीज हुआ है। और कई कर्मचारियों की एक बात तो सबको माननी पड़ेगी कि जो ज़्यादातर मसले होते हैं वो मनी मैटर्स होते हैं और सरकार की कोरोना की सेकंड वेव के बाद ऐसी हालत नहीं है कि उनको वो पूरा आसानी से पूरा कर सके। तो अभी कोरोना में बड़ी सारी ऐसी मांगे हैं जो जेसीसी में चर्चा होनी है और उन्हें सरकार के लिए पूरा करना एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है जी। अब जिस तरह से सरकार कर्मचारियों की जीवन जी मांगे मान रही है लगातार, क्योंकि इससे पहले देखिए डीए की किस्तें भी जारी हो गई, अभी जेसीसी भी हो जाएगी क्योंकि वो लंबे अरसे से मांग थी कि उसके लिए भी किया जाए, लेकिन 25 को तय थी पहले, अब वो रद्द हो गई है। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्दी ही जेसीसी भी हो जाएगी। जेबीटी और सीएंडबी की ये मांग लंबे अरसे से लटकी हुई थी। 2020 में भी इसमें मांग उठाई थी जयराम सरकार से, उसके बाद से ये संशोधन हुए और आज तो फैसला ही हो गया। अब क्या लगता है कि मुख्यमंत्री क्या संदेश दे रहे हैं कि वो कर्मचारी हितैषी हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने एक तरह
तरह से कर्मचारियों का दिल जीत लिया? जी, प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को साधने की कोशिश तो की है, लगातार उनकी मांगों को पर एक एक करके गौर किया जा रहा है, कुछ मांगे मानी भी जा रही है। अभी उपचुनाव आने हैं, उससे भी बड़े सारे लोग ऐसे फैसलों को देखते हैं, लेकिन उनका कितना दिल जीता है ये उपचुनाव में पता चलेगा। क्योंकि अक्सर हिमाचल की सरकारें जो है वो ऐसा सोचती हैं कि कर्मचारी ही उनकी नैया पार लगाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। तो ये तो चुनावों में ही पता चलेगा कि वो कर्मचारी उसको किस तरह से लेते हैं जयराम सरकार के इन फैसलों को। लेकिन सरकार ने अपना काम काफ़ी हद तक करने की कोशिश की है। आज युवाओं के लिए भी नौकरी के बड़े दरवाजे खुल गए। जीवन जी, जरा फटाफट आप बताएंगे, पहली बार इतने बड़े स्तर पे नौकरियां निकली है, मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, क्या केस है, मामला क्या है पूरा? जी, कैबिनेट में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ जिसमें शिक्षा विभाग में 8000 मल्टीटास्क वर्कर्स को भरने की मंजूरी दी है। मल्टीटास्क वर्कर्स? जी, इस भर्ती में 4000 पद जो है मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर और शेष 4000 आवेदन जो हैं वो एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटियों से भरे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती के लिए स्कूल से दूरी का सर्टिफिकेट लाना होगा और इनको 5625 रुपये वेतन मिलेगा। तो ये नियुक्तियां हैं, इसमें काफ़ी आने वाले दिनों में हलचल रहने वाली है। इसमें पंचायत के नोटिस बोर्ड पर भी विज्ञापन लगेंगे। मुख्यमंत्री ने ऑल इंडिया सर्विसेज वाले अफसरों को इसके अलावा जो पिछले कल का था वो जो डीए का था तो उसको भी बराबर करने की कोशिश की है। जो पहले 11% डीए के लिए बिल्कुल 6% हो गया। अब जेसीसी की बैठक में कौन कौन से मसले होंगे, जरा फटाफट उन पे भी नजर डाल लेते हैं। जीवन जी, जेसीसी की मीटिंग में सबसे बड़ा जो मसला होगा वो नए वेतन आयोग को लागू करने का मसला होगा, जिसकी कर्मचारी जिसके लिए कई दिनों से या कई उसके लिए दबाव बना रहे हैं, लगातार दबाव बनाए हुए हैं। इसके अलावा जो मसले होंगे वो ओपीएस की बहाली के होंगे, हालांकि उसमें पेंच फंसा है, लेकिन कर्मचारी तो यही चाहेंगे कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करवा के ही रहें, क्योंकि उसके लिए बड़े धरने हुए हैं, उसके लिए प्रदर्शन जगह जगह पे होते रहें। इसके अलावा अनुबंध कर्मचारियों के लिए भी एक आस जगी है कि भाजपा ने जो अपने चुनावी घोषणा पत्र में 2017 में जो वादा किया था कि अनुबंध कार्यकाल को 3 साल से घटा के 2 साल किया जाएगा, उस अनुबंध कार्यकाल को 2 साल करने की भी मांग एक तरह से बलवती हो गई है। उसको लेकर भी कर्मचारी अब फ्रंट पे आ गए हैं। उनका कहना है कि इस मांग को तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाए। इसके अलावा एक और है कि 2009 की भारत सरकार की सूचना को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। वहीं कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध कर्मियों की एक और मांग है कि उन्हें डेट ऑफ ज्वाइनिंग से सीनियोरिटी का लाभ दिया जाए, तो ये बड़ी मांग ये भी चलती रही है। इसके अलावा तमाम विभागों में जो क्लर्क लगे हैं वो लगातार एक मांग करते रहे हैं, जो भी जेसीसी में जिस पे भी चर्चा होगी वो ये मांग है कि क्लर्क से सीनियर असिस्टेंट की प्रमोशन का जो एक पीरियड है उस पीरियड को 10 साल से घटा के 7 साल किया जाए। तो ये तमाम मांगे हैं जिन मांगों को ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाली जेसीसी की मीटिंग में इन मांगों पे मुहर लगने वाली है। जी, पर ये सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि अभी जो कोरोना के दौरान सरकार की हालत पतली कहा जा सकता है हुई है, तो उसमें जो सरकार है वो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो उस पे फैसला लेना आसान नहीं होगा। लेकिन जीवन जी, भगवान कहते हैं ना कि भगवान के बाद सरकार ही होती है, तो सरकार कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर या भाजपा नीति सरकार जिस तरह से फैसले कर रही है कर्मचारियों के पक्ष में, उससे ये उम्मीद और जगी है कि ये तमाम मांगों पे बड़ी गंभीरता से गौर होगा और इन्हें मान लिया जाएगा। तो कार्यक्रम के अगले दौर में चलते हैं। जीवन जी, बड़ी चौंकाने वाली खबर है हमारे पास कि अपराधी वही, अपराध का तरीका नया। साइबर क्राइम, आपको पता है, हम सब ने सुना है साइबर क्राइम आजकल बड़ा चला है। कोरोना के इस दौर को अगर हम देख लें तो सब कुछ बदल गया है, तो अपराधियों ने क्राइम का एक तरीका भी बदल लिया है। अगर ऐसा देखें तो क्या ऐसा लग नहीं रहा है हिमाचल में भी क्राइम एक तरह से ऑर्गेनाइज हो गया है? क्या कहेंगे आप? जी, जब से कोरोना आया है तो हर तरह लाइफस्टाइल सभी का बदला है, हमारा भी बदला है। उसी तरह से जो अपराधी हैं उनके भी तौर तरीके जो बदले हैं, तो इसमें साइबर क्राइम तो बड़ा है। इसी साल की बात की जाए 2021 की, तो अब तक ही 3816 मामले दर्ज किए गए हैं और इसमें वित्तीय धोखाधड़ी के 1452 हैं, सोशल नेटवर्किंग के 1290 मामले हैं और 959 जो वो अन्य मामले हैं, और
मोबाइल चोरी के ही 115 केस दर्ज हैं। तो ये इसमें हालांकि इसमें अधिकांश मामलों का निपटारा हुआ भी है और काफ़ी सारा पैसा जो है वो रिकवर भी हुआ है जी। लेकिन ये बहुत ही चिंताजनक बात है। बिल्कुल, ये कोई ऐसे नहीं चलता फिरता फ्रॉड नहीं, ये सुनियोजित षड्यंत्र है, एक तरह से एक ऑर्गेनाइज क्राइम है एक तरह से। आपने एक आंकड़ा दिया 3816 जी। 9 महीने में इस साल की अगर हम बात करते हैं 3816 साइबर क्राइम के मामले प्रदेश में सामने आए हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि हमारे चोर तो या इस तरह के शातिर तो बड़े हाईटेक हो गए, आईटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब हमें क्या करना है या पुलिस को क्या करना होगा ताकि हम उनको पकड़ सकें? जी, पुलिस ने इसमें अलग से प्रयास भी किए हैं, जैसे साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया है और जिसमें टोल फ्री नंबर भी जारी किया है और इसमें 24 से 48 घंटे में कार्रवाई भी की जाती है और लगातार लोगों को जागरूक भी किया जाता है, मैसेज के थ्रू जागरूक किया जाता है और आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ऑफिसर भी लोगों को जागरूक करते हैं कि वो OTP ना बताएं, अपना आधार नंबर से शेयर ना करें, क्रेडिट कार्ड की जानकारी शेयर ना करें, नेट बैंकिंग से जुड़े जो पासवर्ड हैं उसको किसी को ना बताएं। तो इस तरह की, और इसके अलावा और भी कई सारे हमें थाने भी खोलने होंगे। बिल्कुल, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार इसमें है। पर साइबर जो क्रिमिनल है वो प्रदेश में जीवन जी किसे टारगेट कर रहे हैं? क्या लग रहा है उनका सॉफ्ट टारगेट कौन बन रहा है प्रदेश में? जी, इसमें सॉफ्ट टारगेट अभी जो मामले सामने आए हैं उसमें कई तो कोविड वैक्सीन की बुकिंग के नाम पे ठगे गए हैं, कोई मकान किराए के नाम पे ठगा गया है, नौकरी के नाम पे बड़ी सारी ठगी होती है, पेंशन स्कीम के नाम पे ठगी होती है और इसके अलावा इनामी स्कीम है। फिर कई बार क्रेडिट कार्ड के नाम पे जानकारी लेते हैं जो लोग आसानी से डिटेल दे देते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे मामले आए हैं। हालांकि इसमें पकड़े भी गए हैं जिसमें ज़्यादातर लोग बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान से जो शातिर हैं वो पकड़े गए हैं। बिल्कुल, अभी एक BBN में केस एक सामने आया था जीवन जी, जहां एक कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति सिर्फ मीठी मीठी बातें करने के लिए लड़कियों के नाम पे ही उसको 4 लाख रुपए ठग लिए गए। तो इस तरह के मामले भी सामने आ रहे हैं। तो इस तरह की कॉल से हमें भी बचना होगा। पर इससे पहले आपने बात की कि साइबर थाने बनाने होंगे। अभी प्रदेश में कहा जा रहा है कि 3 साइबर थाने बनाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये साइबर क्राइम पनप रहा है या शातिर जिस तरह से हाईटेक होकर IT का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस मतलब नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। देखिए, अगर वो ATM कार्ड के क्लोन तक तैयार कर रहे हैं तो उनसे बड़ा शातिर तो कोई नहीं हुआ। क्या लग रहा है कि इस तरह की इस परिस्थितियों में सिर्फ 3 ही थाने होने चाहिए या हर जिला में एक थाना क्यों ना बनाया जाए? जी, अभी जो थाने बनने हैं वो शिमला, मंडी और धर्मशाला में बनाने का प्रपोजल है, लेकिन ये जिस तरह से आगे समय बढ़ेगा तो उसकी ज़रूरत, इन थानों की ज़रूरत जिला स्तर पे भी पड़ने वाली है जी। तभी इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी यही है कि हर कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ा है तो इसमें सभी को मोबाइल या तकनीक से जुड़ने से पहले उसकी सारी जानकारी लेनी होगी। नहीं तो जिसके पास जिसको तकनीक नहीं है जिसके पास वो अपने आप ही वो ठगा जाता है। बिल्कुल, ये 3816 जो केस बताया आपने, इसमें वित्तीय धोखाधड़ी के 1452 मामले हैं, पैसों के लेन देन के। यानी कि चाहे किसी भी तरह का कोई लालच दिया गया है, चाहे कुछ किया गया। आर्थिक अपराध की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से बढ़ रहा है पूरे प्रदेश में जीवन जी, उसका अगर स्तर देखें तो 2018 में 600 मामले सामने आए थे, 2019 में ये केस बढ़ गए, 641 केस हो गए, 2020 में पिछले साल 536 केस हो गए और 2021 में ये अभी 9 महीने का अगर हम आंकड़ा ले रहे हैं तो ये 509 केस बन रहे हैं। तो इस तरह से लगातार ये ग्राफ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शातिर बड़े होशियार हो गए। इसमें जनता से हमारा यही आग्रह है कि अगर किसी से ऐसी ठगी होती है तो वो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाए और उसके अलावा टोल फ्री नंबर जो जारी किया है पुलिस ने, उस पर तुरंत वो शिकायत दर्ज करवाएं। अगर वो समय पे शिकायत दर्ज करते हैं तो इसको आसानी से पुलिस ट्रेस आउट भी कर लेती है। कई सारे मामले पुलिस ने पकड़े भी हैं, लेकिन इसमें समय, जागरूकता, ये सारी चीजें मैटर करेंगी। बिल्कुल मैटर करेंगी, लेकिन इसका सबसे बड़ा जागरूकता तो सबसे बड़ा हथियार है। और किसी लालच में ना आए, किसी लॉटरी के या गाड़ी के या धोखाधड़ी के इस केसों में, तमाम केसों से बचने की कोशिश करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि एक बार अगर कुछ हाथ से चला गया तो उसके मिलने की संभावना करीब करीब शून्य हो जाती है। तो जीवन जी, आज के इतिहास की तरफ अगर हम चलें, 24 सितंबर कौन भूल सकता है, और खासकर क्रिकेट प्रेमी तो बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। खासकर महेंद्र सिंह धोनी के जो फैन हैं वो तो नहीं भूल सकते। ज़रा याद करिए 24 सितंबर 2007
T20 पहले T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भारत जी। और पाकिस्तान के बीच, वो भी साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। आपको याद है? हाँ जी। पहले बात तो हम बात कर लें कि महेंद्र सिंह धोनी बतौर कप्तान उस वर्ल्ड कप में अपनी कप्तानी पारी की भी उन्होंने शुरुआत की थी उस वर्ल्ड कप में जी, 2007। जी, बिल्कुल। और ये अगर मैं बताऊं आपको तो ये आपको बड़ी हैरानी होगी कि महेंद्र सिंह धोनी बाई चांस ही कप्तान बने थे, क्योंकि 2007 में जब ये वर्ल्ड कप हुआ था तो उस दौरान जो हमारे सीनियर जितने भी प्लेयर थे जी। उन्होंने T20 के इस फॉर्मेट को ऐसा कहा था कि ये हल्का फॉर्मेट है, छोटा फॉर्मेट है, तो जी। इसमें हम हिस्सा नहीं लेंगे। तो टीम में महेंद्र सिंह धोनी थे जिन पे हमारे BCCI ने भरोसा किया था और उन्हें बतौर कप्तान नियुक्त करके इस सीरीज में भेजा था। और वहाँ से जो उनकी काबिलियत सामने आई, उसके बाद भारत ने उस टूर्नामेंट में 2007 में तमाम बड़ी टीमों को धूल चटाकर जब फाइनल में पहुंची तो सामने कौन था? पाकिस्तान। और याद करिए जब भारत की टीम ने पहले बल्लेबाजी की थी तो 157 रन बनाए थे जीवन जी। जी, बिल्कुल। और इसमें गौतम गंभीर ने सबसे ज़्यादा जो 75 रन की पारी खेली थी उसमें उन्होंने 8 चौके और 2 छक्के लगाए थे और भारत ने स्कोर बनाया था 157 रन। इसके बाद जब पाकिस्तान जब चेज करने के लिए उतरा फाइनल मैच में तो दबाव तो उन पे भी था, क्योंकि दोनों देश तो वैसे ही आपको पता है कि ऐसे कशमकश जिस तरह से चली हुई है तो वैसे ही टेंशन भरा मैच था। और उस जो माहौल वहाँ हो गया था, ऐसा लग रहा था कि मिसबा उल हक कहीं मैच जितवा ना दे पाकिस्तान को। जी बिल्कुल। लेकिन जब फाइनल ओवर आया तो महेंद्र सिंह धोनी ने क्या किया, वहाँ से एक कप्तान, जो धोनी का एक ऐसा रूप सामने आया जिसने पूरे विश्व क्रिकेट को उनकी एक तरह से धमक बता दी कि महेंद्र सिंह धोनी किस मिट्टी के बने हैं। जी बिल्कुल। उन्होंने जोगिंदर शर्मा की ओर बॉल फेंकी और उनसे आखिरी ओवर करवाया जीवन जी। जी बिल्कुल। और उसमें मिसबा ने एक गलत शॉट खेला था और भारत की शानदार बिल्कुल। जीत और वो हुई थी। शॉट जो खेला था वो तीसरी गेंद पे उन्होंने जब शॉट लगाया तो मिसबा उल हक का कैच वहां पकड़ लिया था श्रीशांत ने। और भारत ने आप याद करिए जब कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीता था उसके बाद से 1983 के बाद से 2007 में T20 का पहला वर्ल्ड कप जीता। और उसके बाद तो सबको पता है कि महेंद्र सिंह धोनी किस तरह से कप्तान बन गए पूरी टीम के। और 2011 में उनकी अगुवाई में ही भारत ने 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप क्रिकेट भी जीता और चैंपियंस ट्रॉफी का भारत विजेता भी बना। तो ये महेंद्र सिंह धोनी के नाम के रिकॉर्ड हैं जीवन जी। तो अगले ये 24 सितंबर 2007 को यानी कि आज ही के दिन भारत ने T20 का पहला वर्ल्ड कप जीता था जो हुआ था 1948 की। अगर हम बात करते हैं तो आज ही के दिन होंडा मोटर कंपनी की स्थापना हुई थी 24 सितंबर 1948 को। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी जीवन जी? जापान में। एक जो जापान इसके संस्थापक जो थे वो सोइचिरो होंडा थे और ये बड़े साधारण से परिवार के थे। इनके पिताजी लोहार का काम करते थे, इनकी माता कपड़े बुनती थी। तो बड़े साधारण परिवार में जन्मे। 1948 से पहले ये टोक्यो आ गए जहाँ इन्होंने क्या किया कि एक साइकिल बनाने वाली कंपनी में जीवन जी इन्होंने काम करना, अपने दोस्त के गैराज में आके काम करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो वहाँ आने के बाद इनकी टोयोटा कंपनी से थोड़ी सी जान पहचान हो गई, क्योंकि टोयोटा कंपनी उस वक्त कंपनियों में बड़ी गाड़ियों की कंपनियों में बड़ी मशहूर थी जी। टोयोटा से इनकी बातचीत हुई तो टोयोटा ने इनको एक ना पिस्टन के रिंग बनाने का काम इनको दे दिया। तो पिस्टन के रिंग इन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलके बनाए तो वो टोयोटा ने रिजेक्ट कर दिए। इसके बाद ये फिर अपने देश में तमाम जगहों पे घूमे, इन्होंने रिंग बनाने का काम सीखा और यहीं से काम सीखते सीखते बाद में इनके रिंग भी पास हो गए सोइचिरो होंडा के। इसके बाद इन्होंने एक कंपनी की स्थापना कर ली और वो कंपनी ने क्या किया, एक साइकिल का काम करती, साइकिल बनाती थी। और इन्होंने क्या किया कि जब दूसरा वर्ल्ड अपने उससे पहले जो अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने कुछ इंजन खरीदे हुए थे जीवन जी। और इंजन खरीदने के साथ इन्होंने, क्योंकि साइकिल बनाती थी एक कंपनी, इन्होंने उस साइकिल में वो इंजन फिट कर दिए जहाँ से ये मोटरसाइकिल का कंसेप्ट निकला था। तो इस तरह से आज ही के दिन 1948 में इन्होंने कंपनी की स्थापना की थी। लेकिन अब ये टू व्हीलर से जो सफर शुरू हो गया जीवन जी ये 1961 तक चलता रहा और 1962 में इन्होंने 4 व्हीलर की तरफ कदम बढ़ाया और ये कंपनी कारें बनाने लग पड़ी। और 1962 में आपको हैरानी होगी कि होंडा विश्व की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी बन गई थी। तो ये होंडा का इतिहास है जीवन जी। और अब अपने देश की तरफ अगर हम लौटें तो आज ही के दिन यानी कि 24 सितंबर 1932 की अगर हम बात करते हैं तो पुणे की यरवदा जेल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में
पुणे समझौता हुआ था या पूना फैक्ट जिसको कहा जाता था वो हुआ था। अब मसला क्या था? मसला 16 अगस्त 1932 से उठा था जीवन जी कि क्योंकि भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बड़ा काम कर रहे थे। उस दौरान उनकी अगर संस्तुति पे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अधिकार दिया था अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को। वो अधिकार था कि उनके लिए एक तो अलग से निर्वाचन क्षेत्र तय कर दिया था और साथ ही उन्हें 2 वोट करने का अधिकार था। ये बड़ा थोड़ा सा आपको हैरानी भरा होगा कि वो किसी भी चुनाव में 2 वोट कर सकते थे और उनके लिए निर्वाचन क्षेत्र भी अलग होता। तो ये 2 वोट की व्यवस्था इसलिए की गई थी ताकि उसमें ये एक तो अपनी ही जाति से संबंधित कोई अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे और दूसरे वोट से वो कोई सामान्य जाति का प्रतिनिधि चुन सकते थे। तो ये भीमराव अंबेडकर की सलाह पे किया गया था। तो इसके बाद जब इस फैसले का महात्मा गांधी राष्ट्रपिता को पता चला तो उन्होंने इसका बड़ा विरोध किया। अब उन्होंने विरोध किया तो उनके विरोध के सामने उन्होंने कई पत्र भी लिखे, सरकार ब्रिटिश हुकूमत को कई पत्र लिखे कि आपका फैसला गलत है, इससे हिंदू बट जाएंगे, समाज में डिस्पैरिटी पैदा होगी, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो अनशन पे बैठ गए या भूख हड़ताल पे बैठ गए यरवदा जेल में। अब जब लोगों को पता चला कि महात्मा गांधी इस फैसले को लेकर वहाँ जेल में बैठ गए हैं अनशन पे, तो बड़ा विरोध होने लगा भीमराव अंबेडकर का कि आप इन्होंने तो गलत फैसला करवा दिया सरकार से। तो इस तरह से जब लोगों का विरोध होने लगा और उधर महात्मा गांधी की तबीयत बिगड़ने लगी तो भीमराव अंबेडकर पुणे की यरवदा जेल पहुँचे। उन्होंने महात्मा गांधी से बातचीत की। इसके जब बातचीत की तो बातचीत के बाद ही उन्होंने ये कहा कि क्यों ना इस फैसले को, महात्मा गांधी ने कहा कि इस फैसले को जब तक आप वापस नहीं करवाएंगे सरकार से तब तक मैं अपने अनशन नहीं तोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं। इसके बाद जब महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में ये फैसला हुआ कि समझौता हुआ कि ये फैसला जो अधिकार दिया है ब्रिटिश हुकूमत ने अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को 2 मतों और अलग निर्वाचन क्षेत्र का, इस फैसले को तुरंत प्रभाव से वापस करवाया जाएगा। और ये 24 सितंबर 1932 को ये समझौता हुआ इन दोनों के बीच में, इसीलिए इसे कहा जाता है पुणे फैक्ट। तो ये आज का इतिहास था जीवन जी। कार्यक्रम में अब अंत की ओर बढ़ रहे हैं हम और अपने दर्शकों के लिए गज़ल लेके आए हैं गुलजार साहब की कि दर्द हल्का है सांस भारी है, दर्द हल्का है सांस भारी है, जिए जाने की रस्म जारी है, आपके बाद हर घड़ी हमने आपके साथ ही गुजारी है, और रात को चांदनी तो उड़ा दो, दिन की चादर अभी उतारी है, शाख पर कोई कहा तो खिले, कैसी चुप सी चमन पे तारी है, कल का हर वाकया तुम्हारे साथ तुम्हारा था, कल का हर वाकया तुम्हारा था, आज की दास्तां हमारी है, क्या बताएं कि जा गई कैसे, क्या बताएं कि जा गई कैसे, फिर से दोहराएं वो घड़ी कैसे, किसने रास्ते में चांद रखा था, मुझको ठोकर लगी कैसे, वक्त पे पाँव कब रखा हमने, वक्त पे पाँव कब रखा हमने, जिंदगी मुंह के बल गिरी कैसे, आँख तो भर आई थी पानी से, आँख तो भर आई थी पानी से, तेरी तस्वीर जल गई कैसे, हम तो अब याद भी नहीं करते, हम तो अब याद भी नहीं करते, आपको हिचकी लग गई कैसे। तो गुलजार साहब की एक गज़ल लाए थे अपने दर्शकों के लिए जीवन जी। तो कार्यक्रम को कैसे विराम देंगे आज जी? सभी दर्शकों से आग्रह रहेगा कि अभी कोरोना गया नहीं है, कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, और अभी बरसात की विदाई से पहले जो हमारे ग्रामीण हैं, किसान भाई हैं, वो भी खेतों में ज़रा बच के जाएँ, क्योंकि अभी जहरीले सांपों का दौर है। और हमारे दिव्य हिमाचल टीवी से जुड़े रहें। हमारे तमाम खबरों के लिए हमारी वेबसाइट पे लॉगिन करना ना भूलें और पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल अखबार। जी तो थोड़ी देर में हमारा मुख्य बुलेटिन आने वाला है, उसके बाद शाम को 9 बजे शिमला से स्पेशल बुलेटिन आने वाला है। कल आपसे हम पहाड़ी में फिर रूबरू होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार।